नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस या एक दिन ऐसा होता है कि इस दिन पूरे दुनिया के लोग चिंता प्रकट करते हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और फिर उसके बाद एक लंबी गहरी निद्रा में सो जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे संतुलन बनेगा, इसके लिए नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति में हम अगाध शोषण प्रकृति का करते हैं और अपने निहित स्वार्थों के लिए उसका इतना दोहन कर देते हैं कि पर्यावरण संतुलन तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मतलब है कि हमारी पूरी जिंदगी का रख रखाव बिगड़ जाना, हमारी पूरी हमारी जिंदगी का बिगड़ जाना, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और तो हम उसी पर आज बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ पर्यावरण पर काम करने वाले, विशेष रूप से पर्यावरण पर काम करने वाले क्लाइमेट एजेंडा के साथी कहिए, दंपति कहिए, साथी कहिए, परिवार कहिए, रवि शेखर जी हमारे साथ अपने जुड़े हुए हैं और एकता शेखर भी अभी आएंगी हमारे साथ बात करने के लिए। तो रवि शेखर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुजन संवाद में। और पूरे दुनिया के लोगों को हम बधाई देते हैं कि कम से कम एक दिन तो ऐसा है जिस पर जितने लोग चिंता व्यक्त करते हैं और याद करते हैं पर्यावरण के बारे में। आपका इस पर क्या ख्याल है? विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल करने के लिए और आपके साथ साथ बहुजन संवाद को भी विशेष शुक्रिया कि एक बेहद ही जहीन विषय पर, बेहद ही गंभीर विषय पर आज की ये वार्ता आयोजित की गई। मैं शुरू करना चाहूँगा आपके उस एक वाक्य से जहाँ आप ये कह रहे थे कि दुनिया भर में आज ये एक दिवसीय चिंता का जश्न मनाया जाता है। ये वास्तव में एक दुखद बात है और हम सब लोगों ने पर्यावरणीय विषयों पर जब से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया, खासतौर से कहें कि जब से क्लाइमेट एजेंडा का गठन हुआ, हमने ये ज़रूर कोशिश करी है कि हम इसको एक प्रतीकात्मक दिवस के तौर पर कभी आयोजित नहीं करेंगे। ऐसे प्रतीकात्मक आयोजनों से हम बचेंगे और इसकी सीख हमें लगातार जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स रहे हैं देश भर के और दुनिया भर के, उन प्रोग्रेसिव मूवमेंट से ही हमने ये सीखा कि सिंबॉलिक दिनों को सिंबॉलिक तरीके से मनाए जाने से उस विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से हम लोग उससे बचते रहे। आज की इस बातचीत में अगर हम इस बारे में चर्चा करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से इस दिवस को मनाए जाने की संकल्पना कहाँ से आई, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि 1972 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी एक संकल्पना रखी थी। वो बैठक स्वीडन के एक शहर में स्टॉकहोम में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल थे और पर्यावरण की जो विषम परिस्थितियाँ उस दौरान देखी गई थी, उस संदर्भ में ये तय किया गया था कि हमें इस विषय को मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है और इसके लिए स्टॉकहोम में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उस बैठक में ये तय किया गया कि 5 जून को पूरी दुनिया के लोग विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाएं और उस दिन अपने पर्यावरणीय कमिटमेंट को एक बार फिर से दोहराएं, उसको याद करें और कोशिश करें कि अगले आने वाले वर्षों में, अगले आने वाले महीनों में उस कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। 72 में सोची गई इस योजना पर जो कह सकते हैं कि जिसको मूर्त रूप देने की कोशिश हुई, वो सबसे पहले 1974 में हुआ। 1974 में पूरी दुनिया ने एक साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया था। उसके बाद से लगातार ये परिपाटी चली आ रही है। बीच में कई दिनों का गैप भी हुआ जब हम कह सकते हैं कि हम औद्योगिक विकास पर ज़्यादा केंद्रित हो गए थे एक दुनिया के तौर पर, मानव समाज के तौर पर। उस दौरान पर्यावरण दिवस को काफ़ी इग्नोर भी किया गया, लेकिन आज जब एक बार फिर से हम पूरा मानव समाज अपने आप को फंसा हुआ पाता है, इस दिन की प्रासंगिकता एक बार फिर से काफ़ी बढ़ गई है। जी, तो इतिहास के तौर पर परिचय इतना ही। अच्छा रवि जी, एक चीज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जिसको दकियानूसी समाज कहा जाता है,
धार्मिकता से उसको जोड़ के कहा जाता है, पाप पुण्य से जोड़ के कहा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं से हमको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लोग थे। जब हमारे यहाँ ये होता था कि नीम की पूजा करनी है, नीम माई है, पीपल की पूजा करनी है, पेपर बाबा हैं, बरगद की पूजा करनी है, और ये जितने ये इस तरीके के वृक्ष हैं, नदियों की पूजा होती थी, गंगा मैया की पूजा होती थी, गंगा मैया में आर-पार का माला चढ़ाया जाता था। उसका भाव कहीं न कहीं से धार्मिक भावना चाहे जो हो, पाप पुण्य करके का है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं से प्रकृति संरक्षण था कि ये सब हमारे वो हैं, इनको संरक्षित रखना चाहिए। सूर्य की उपासना करते थे, चंद्रमा की उपासना करते थे हम सारे लोग। लेकिन आज जब हम अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो से चढ़ कर के चले गए, अपना चंद्रमा पर पैर रख दिए, मंगल पर पैर रख दिए और सूरज तक जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस वैज्ञानिकता में आज हम जिस तरीके से अंधी दौड़ में हम चलते हैं कि विकास का की ये जब आधी चलती है तो सबसे पहले हमारा बुलडोजर चल देता है विनाश की ओर। सारे पेड़ हम काट डालते हैं, सारी चीजें। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कैसा विकास हो रहा है? ये कैसी विकास यात्रा है? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है। आज के समय में एक तरीके से हम ये देख सकते हैं इसको ऐसे भी कि हमने बचपन से जिन चीज़ों की पूजा करना सीखा, उन्हीं चीज़ों को जब हम एक करियर के तौर पर जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम बचपन में कभी ये कल्पना नहीं करते कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या शहरों के रख रखाव के बारे में सोचने वाले एक्सपर्ट बनेंगे या क्या बनेंगे। लेकिन उस दौरान हमको ये ज़रूर हमारे अपने धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है कि किन चीज़ों की पूजा करनी है। उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो वही सारे प्राकृतिक जीव जंतु या फिर जो सिंबॉलिक चीज़ें आपने गिनाई, नीम के पेड़ से लेकर सूर्य की उपासना, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर हम देखें तो केवल हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया के तमाम जो भी धर्म हैं उन्होंने ये बताया है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रकृति को संसाधन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। और अगर इसको धर्म से परे करके अगर देखने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि स्थानीय जो भी समाज है वो हमेशा से अपने आसपास के की प्रकृति का दोहन के बजाय उसके संरक्षण को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये उनकी जीवनचर्या कह लीजिए या ये उनका जीवन दर्शन रहा। आप उदाहरण लीजिए कि जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनको इस बात का बखूबी ज्ञान होता है कि जंगल है और जंगल के उत्पाद हैं, तभी उनकी इकोनॉमी है, तभी उनका समाज है, तभी उनका परिवार। तो वो लगातार अपनी जीवनचर्या वो इस तरीके से ही बुनते हैं कि जंगल बचा रहे हैं। जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, आप उदाहरण ले लीजिए, हम ये बातचीत जब कर रहे हैं तो सौभाग्य से हम दोनों ही लोग काशी में बैठे हुए हैं, गंगा के किनारे बसे हुए एक शहर में बैठे हुए हैं। अगर हम उदाहरण ले लें स्थानीय समाजों का, तो मल्लाहों, नाविकों और मछुआरे समुदायों के लोगों को नदी की जितनी चिंता होती है, उतनी चिंता शहर के आसपास के दूसरे लोगों को, उन दूसरे समुदायों को नहीं होती। तो एक तरीके से ये है कि जो स्थानीय समुदाय हैं वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि उनकी जीवनचर्या, उनके दैनंदिन के कार्यक्रमों से आसपास की प्रकृति पर कोई बुरा असर न पड़े, क्योंकि वो उनका पूरा जीवन, उनकी जो जीवनचर्या है, जो जीवन दशा है, वो आसपास की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब जैसे जैसे मानव समाज का कथित तौर पर विकास होता चला गया, तब से हमने एक बड़ी अहम चीज सीखी, और वो ये सीखा कि जो प्रकृति के करीब रहने वाले जो समुदाय हैं, जो स्थानीय समुदाय जिनको कह सकते हैं, वो अनपढ़ होने के नाते, साक्षर नहीं होने के नाते बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, और उनको क्या पता कि प्रकृति का संरक्षण कैसे हो सकता है। तो इस दिशा में कौन आगे आगे? फिर वो एक्सपर्ट्स आगे आए जिन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे नदियों को बचाना है। वो एक्सपर्ट्स आ गए जैसे जिन्होंने बताया कि कैसे जंगल को बचाना है। अब आप देखिए, मैं उदाहरण के साथ ही इसको रख रहा हूँ। पिछले 30-40 वर्षों में हमारी गंगा या हमारी जो तमाम नदियों की जो विकास यात्रा है, उसको थोड़ा सूक्ष्म तरीके से देखें तो वो किसी एक एक्सपर्ट के नज़रिए से शायद ये बात बताई जाएगी कि कैसे एक विकास यात्रा की तरफ ये नदियाँ बढ़ी।
लेकिन अगर आप स्थानीय समुदायों से बात करिए तो वो बताएंगे कि कैसे ये जो कथित तौर पर विकास यात्रा है वो अपने आप में दरअसल एक विनाश यात्रा है। किसी भी शहरी समाज से 10-20 किलोमीटर थोड़ा आगे बढ़ जाए, नदियां हमेशा हमें साफ दिखती हैं। किसी भी स्थानीय समाज से 10-20 किलोमीटर दूर बढ़ जाए, हमेशा हमको जंगल कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर थोड़े बेहतर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा बस इसलिए है कि ये जो शहरी समाज का जो निर्माण हमने किया है पूरी दुनिया में, जो जो कॉन्सेप्ट बेसिकली यूरोप से आया और जो पूरी दुनिया में फैला। जो शहरी समाज का विकास हमने उस सोच का जो विकास किया, वो विकास दरअसल इसी बात की नींव पर आधारित है कि स्थानीय समाजों के हाथ से सारी चीजें लेकर के ही प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है। ये आपस में बिल्कुल एक अंतर विरोध वाली बात है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। अगर आप स्थानीय समाजों के नेतृत्व में प्रकृति के बचाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो जरूर संभव है कि हम प्रकृति के विकास यात्रा की गाथा लिखेंगे। लेकिन अगर उनके हाथ से चीज़ों को ले करके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है कि हमारे विश्वविद्यालयों और एक्सपर्ट्स की किताबों और उनकी थीसिस में ये इस तरीके से लिखा जाए कि वो विकास यात्रा थी, लेकिन सच्चाई दरअसल उससे काफ़ी उलट होती है। तो ये जो विकास की जो कहानी आजकल बुनी जा रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए और चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, जिस तरीके से मानव समाज को अंतहीन ऊर्जा चाहिए, जिस तरीके से मानव समाज को अंतहीन पानी चाहिए, जिस तरीके से मानव समाज को तमाम चीज़ें अंतहीन तौर पर चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, तो इस अनलिमिटेड चीज़ों की तो एकमात्र इसका रास्ता तो वहीं समाप्त होगा जहाँ पृथ्वी ये कह देगी कि अब और नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात, बड़ी मज़ेदार बात बताना भूल गया। 1972 और 74 में जो सोच करके विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना रखी गई थी, उसका जो एक अहम जो वन लाइनर एक नारा था, वो था केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में की गई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी जो बड़े विचारक रहे हैं, जो बड़े राजनीतिक सुधारक रहे हैं अपने देश के, उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि अगर ज़रूरतें पूरी करनी है मानव समाज की तो एक पृथ्वी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर लालच पूरी करना हो तो उसके लिए अनंत पृथ्वियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही बात है, अगर लौट के बैक टू बेसिक्स पर चला जाए तो फिर यही समझ में आता है कि 72 में अगर हमने ये तय किया था कि केवल एक पृथ्वी है, तो आज उसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, आज उसको और मजबूती से याद करने की। जी शेखर जी, एक ही हम देखते हैं, जैसे हम लोग तो नदियों की उपासना करते थे, चाहे गोमती नदी हो, गंगा नदी हो, या यहाँ तक कि जब एक जमाने में हमको याद है कि हम लोग पुरवठ चलता था, कुएं से पानी निकाला जाता था और उसमें जो धारा प्रवाहित होती थी उसको भी हम लोग गंगा मान लेते थे और उस धारा में भी पेशाब नहीं करते थे, पखाना नहीं करते थे, उस नाली में भी कि इसकी पवित्रता बाधित हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में भी हम लोग गंगा को या तमाम नदियों को इतना प्रदूषित कर रहे हैं, इतना प्रदूषण हम फैला रहे हैं और उस प्रदूषण को साफ करने के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया, असंख्य रुपया उस पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन खर्चा क्या किया जाता है साहब कि नदियों से कचरा बाहर निकाल लो, जो उसमें लाशें बाहर निकाल लो। यह तो मूल समस्या नहीं है, ये तो मूल समस्या नहीं है। उसमें अगर गंदगी है तो कचरा आप निकाल सकते हैं। असली चीज तो ये है कि जो नालियां उसमें बह रही हैं, जो जलमल उसमें प्रवेश होता है, जब वो उसमें घुस जाता है तो उसकी सफाई करना असंभव है। तो आप इस ये जो वार्मिंग चल रही है, अपना हिमालय पिघल रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो यह जो अंधी दौड़ शुरू हो गई है कथित दोहन की, इसको कैसे रोका जा सकता है और सरकारें क्या इस पर सचेत है उस तरीके से जितना सचेतता होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सरकारों की तो सबसे पहली भूमिका है। जैसे अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि 1950 के आसपास अगर लंदन में बहने वाली थेम्स नदी की स्थिति देखी जाए, और तो फिर ये बात उससे स्पष्ट हो जाती है कि 1950 के आसपास उस नदी की जो हालत थी, वो हमारे यहाँ गंगा समेत जो तमाम गोमती और दूसरी नदियाँ हैं, उनकी इन सब की हालात की तुलना में वो कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं।
लेकिन जब वहाँ की सरकार इस बारे में सचेत हुई और उनको ये समझ में आया कि नदियाँ हैं तभी उनके आसपास जीवन विकसित हो सकता है, और नदियों की बर्बादी का मतलब ये होगा कि जन समुदाय की हानि भी शुरू हो जाएगी और जो दुनिया बनाने की कल्पना हम करते हैं हम उसमें असफल हो जाएंगे। जब वहाँ की सरकार ने ये बात गंभीरता से समझी तो आज आप उस नदी की स्थिति देख लीजिए। वो लगातार मतलब ऐसी पारदर्शी नदी के तौर पर है कि आप उसमें ऊपर से देख सकते हैं कि नीचे की तलहटी में कौन से जीव जंतु विचर रहे हैं, तैर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। उस नदी की परिस्थिति इस कदर बदल दी गई, और वो केवल इसलिए बदली गई क्योंकि सरकार वहाँ पर सचेत हुई थी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखिए इसमें सरकार के सचेतन होने का कितनी बड़ी भूमिका है, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बनारस में, फिर से उदाहरण लें अगर गंगा का, तो उसमें जिस तरीके से लगातार सारे नाले गिर रहे हैं, उसको स्वीकार करने की तो बात दूर, लगातार हमारे राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सफाई कर दी गई। ये ये अपने आप में अगर हम इस समस्या की जटिलता को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही नायाब उदाहरण है जहाँ पर आप समस्या को सुलझाने की दिशा में सबसे पहला कदम ये करते हैं कि समस्या को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको चिन्हित करते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड दूसरा है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि समस्या को स्वीकार ही नहीं करना, उसको मानना ही नहीं है कि गंगा गंदी हो रही है। क्योंकि वो एक राजनीतिक विषय बना दिया गया है। जबकि उसको जनजीवन से जुड़ा हुआ मसला मान करके अगर हम आगे बढ़ते तो शायद हमारे राजनेताओं में ये दिलचस्पी आती कि उसके समाधान की तरफ बढ़ते। लेकिन जब हम समस्या को समस्या मानने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम समाधान करने के प्रति गंभीर नहीं है या समाधान की इच्छा ही नहीं है। दूसरी और भी चीज़ है, कुछ लोग हमारे राजनेताओं में ही एक ऐसा वर्ग वो भी है जो नदियों को साफ करना तो ज़रूरी समझता है लेकिन उसके तौर तरीकों को भी यूरोप से कॉपी करके लाने की कोशिश करता है। यूरोप में भी आज जो हो रहा है उसको कॉपी करने के बजाय यूरोप में 50 साल पहले क्या हुआ था उसको कॉपी करना हमारे राजनेताओं को कई बार ठीक लगता है। मैं नाम लिए बगैर उदाहरण लेना चाहता हूँ कि जिस कदर 2014 से पहले जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके मुखिया ने गोमती नदी को साफ करने की कोशिश में उसकी पूरी तलहटी को ही कंक्रीट बना दिया। आप लखनऊ का जो गोमती रिवर फ्रंट जा करके देखेंगे, वो हो सकता है कि वहाँ घूमने वाले लोगों को बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ दिखता हो, पेड़ पौधे दिखते हों, या ऊपर से अगर जो 4 लेन वाला ओवर ब्रिज है उससे क्रॉस करते समय देख करके उस समय के सरकार के प्रति आभार मन में आता हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर 1 मिनट रुक जाएंगे उस गोमती रिवर फ्रंट में तो आप एक बहुत बारीक तरीके से एक चीज़ बहुत आसानी से देख पाएंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि वो उस नदी का ठहरा हुआ जल बदबूदार हो चुका है, पूरे शहर का कचरा लेकर के आ चुका है। इतना ही नहीं, पूरी तलहटी को नदी को खूबसूरत बनाने के क्रम में पूरी तलहटी को कंक्रीट बना देने के कारण और आसपास के इलाके को कंक्रीट बना देने के कारण हुआ ये है कि जो नया जल स्रोत बन सकता था उस नदी के लिए, उसको सरकार की कदम ने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई नया जल स्रोत गोमती नदी के पास नहीं है। शहर का कचरा लेकर के बहने को वो अभिशप्त हो चुकी है और उसके किनारे शहर के लोग पिकनिक मनाने को अभिशप्त हो चुके हैं। तो कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप समाधान के प्रति उत्साहित रहें, ये भी ज़रूरी है कि आप जो समाधान लेकर के आना चाहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से पुख्ता जानकारी हासिल कर लें। जिन लोगों को उस जिम्मेदारी के लिए बिठाया गया है उनको थोड़ा एक्टिवेट कराया जाए, उनकी जवाबदेही तय कराई जाए और उनको केवल ये ना कहा जाए कि 50 साल पहले जो यूरोप में होता था वो हमको अभी करके दे दो। अगर सीखना ही है यूरोप से तो उनसे ये सीखें कि आज वो क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने पूरे 50-60 सालों में अपनी नदियों को, अपने संसाधनों को, अपने जंगलों को सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है। हालांकि उसमें केवल यही नहीं है कि वहाँ के लोग जागरूक हैं, उसमें एक उपभोक्तावादी दृष्टिकोण भी है कि जहाँ उनको सब चीज़ें चाहिए भी, लेकिन उन सब चीज़ों का उत्पादन जो है वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों में वो भेज दे रहे हैं और उत्पादन में जो नुकसान है प्रकृति का वो हम सब झेलते हैं और उसका लाभ जो है वो खुद उठाते हैं यूरोप के लोग। वो एक बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन उस बहस में जाए बगैर कम से कम ये ज़रूर हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि जो भी कदम दूसरे देशों ने, कुछ देशों ने उठाए, अब जैसे केवल यूरोप की बात क्यों करें, लैटिन अमेरिकन एक देश है बोलीविया। आप अगर वहाँ के संविधान को उठा करके देखेंगे
तो जैसे भारत के संविधान में हर एक इंसान के कुछ मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, बोलीविया के संविधान में धरती माता को अलग से एक आइडेंटिटी, एक एंटाइटी माना गया। वो अलग से एक व्यक्तित्व की स्वामी है, और उस व्यक्तित्व के होने के का अर्थ ये हुआ कि संविधान के अंदर उनके कुछ मौलिक अधिकार सुनिश्चित कर दिए गए। अब बोलीविया के किसी भी सरकार को, बोलीविया के किसी भी पूंजीपति को और बोलीविया के किसी भी आम इंसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो धरती माता के मौलिक अधिकार की अवहेलना कर सके। तो इस तरीके के भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं जिसको भारत सरकार को सीखना चाहिए, हमारी राज्य सरकारों को सीखना चाहिए। जी सर, एक चीज हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का विकास के लिए अगर आप उसका विकास क्रम उठा करके देखिए तो नदियों के किनारे पूरी पूरी नागर सभ्यता विकसित हुई है, पूरी हमारी सभ्यता विकसित हुई है। और वो चीज जो उस समय प्लस पॉइंट था, आज वही उसके लिए माइनस पॉइंट हो गया, नकारात्मक हो गया है। ये नागर सभ्यता वहां पे विकसित होती जा रही है, और फल ये होता है कि हम अपना सारा पूरा कचरा सीधे सीधे मलमूत्र सब का सब हम सीधे उसमें प्रवाहित कर देते हैं। तो सरकारें ध्यान तो दे रही हैं, उसके एक कानून पारित कर देती है, हमारा कोर्ट भी कानून पारित कर देता है, लेकिन खाली कानून पारित कर देने से तो काम चलेगा नहीं। सरकारें उन नालों को साफ करने के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट करती है, प्लांट लगाती है, उस पर अगाध पैसा खर्च करती है। प्लांट शायद चलता भी है, कागज पर चलता रहता है। अभी हम लोग तो सीधे सीधे बनारस में देख रहे हैं। अगर बनारस में देखें तो बनारस में खास करके 3 नदियां रह गई है। अब पहले तो बनारस हुआ करता था कि ये तमाम जो है तो वो नदियों का जल स्रोतों का पूरा एकदम समुच्चय हुआ करता था। आज की तारीख में 3 नदियां मान चलते हैं, उसमें भी सब विलुप्त प्राय हो गई है। 80 नदी तो 80 नद था, 80 नद पहले 80 नदी हुआ, फिर नाला हुआ, और आज की तारीख में तो नाली हो गया है। उसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है, सब बना है, लेकिन कहीं कुछ संचालित नहीं हो रहा। जितनी गंदगी हो सकती उतनी और हमारी आस्था यह है कि आज की तारीख में कि आदमी मरते समय उसकी अंतिम इच्छा यही होती है कि हमारे मुंह में तुलसी का एक पत्र और एक बूंद गंगा का जल हमारे मुंह में पड़ जाए। और उस हालत में भी बनारस जैसी जगह पर और उसमें अगर इकट्ठा करते हैं तो बनारस का जल हम ले लेते हैं, अपने संगम इलाहाबाद का जल ले लेते हैं, हरिद्वार का जल ले लेते हैं, माने जहां कहीं का भी हो। अगर कहीं का नहीं मिलता है तो किसी भी जल को हम गंगा जल मान लेते हैं और अपने मुंह में डाल करके हमको लगता है कि मोक्ष को प्राप्त कर दिए। ऐसी शुद्धता, ऐसी मान्यता, ऐसे पुण्य का भागीदार हमारी मानव सभ्यता, आज हम कहाँ चले गए हैं। आज हम धर्म की पराकाष्ठा पर खड़े हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए जो काम करना चाहिए वो काम आखिर हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्या हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, या नहीं, इसके पीछे आप संसाधन की आप कमी देखते हैं, या हमारा जो उपभोक्तावादी संस्कृति है आप उसको देखते हैं। देखिए, ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बस आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि संभवतः एकता ज्वाइन करने के लिए कतार में है और उनको आपसे ओके होने की का इंतजार। तो लग जाए, आ जाए। हाँ, उसका बार बार फोन आ रहा है, लेकिन अब हम लोग तो वो जो उसकी लाइन है जो उसका लिंक उस पर करके सीधे आ सकती है। आपके बगल में बैठी है क्या? 1 मिनट, हम उनको बता देंगे। तो शिप कर दीजिए, इसे बुला लीजिए। तो इस तरीके से प्रकृति संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये तो हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। हम तमाम धुआं फैलाते हैं, तमाम हम जो सब पर्यावरण ये वायु प्रदूषण फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और जल प्रदूषण फैलाते हैं। इन सारे प्रदूषणों का कहीं न कहीं से उसके लिए हमारे ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी पूरी आती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर हम केवल सरकार से इसकी अपेक्षा करें कि ये सरकार ही हमारे लिए सब कर जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है। उसमें सबको अपना करना होगा। और इस हालत में हम तो मानते हैं कि जिनको आदिवासी कहा जाता है, और आजकल तो उनके लिए शब्द आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी प्रयोग किया जाता है, जो लोग
प्रकृति के साथ जितनी सहजता के साथ रहते हैं, वो उसके संरक्षण के लिए जितना प्रयत्नशील रहते हैं, जितना चाहते हैं, उतना ये जो शहरी जीवन के लोग हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति वाले लोग हैं, वो शायद उसके नीचे हमारे साथ एकता शेखर जी भी जुड़ गई है। तो हम चाहेंगे कि एकता शेखर जी और खास करके महिलाओं का जिस तरीके से प्रकृति संरक्षण के लिए और ये जो धार्मिक भावनाएं वाली अपनी महिलाएं हों या अपने पुरुष हो या आदिवासी लोग हों, उनकी मान्यताओं को भी ये वरीयता देने की कोशिश नहीं कर रही है हमारी सरकार, हम सारे लोग। और शायद विश्व का पर्यावरण इसीलिए ज्यादा बिगड़ रहा है और आज की तारीख में संकट खड़ा है। एकता जी, आपका विचार? जी तिवारी जी, महिलाओं के संदर्भ में जी मैं आप पूरी तरह फ्रेम में आ जाइए एकता जी। जी बताएं। जी एकता जी। महिलाओं के संदर्भ में तिवारी जी, हमारे बहुत सारे उदाहरण वर्षों पहले, कई दशकों पहले की जब बंकुरा जी ने और महिलाओं ने शुरू किया चिपको आंदोलन, उसके नेतृत्व में महिलाएं ही थी जो पेड़ों को बचाने के लिए आगे आई। हम उससे और भी थोड़ा पीछे जाए और 200 साल पहले जाए तो खेजरी विलेज में जो राजस्थान में जो चीज़ें शुरू हुई, जहाँ पे महिलाओं ने सबसे पहले प्रयास किया कि राजा के द्वारा काटे जा रहे पेड़ों के विरोध में वो आगे आई और उसको अपने अस्तित्व से जोड़ते हुए उन्होंने पेड़ों से चिपक के उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे। और उसमें वो महिला जो 50 साल के ऊपर थी और साथ में उसकी 3 बेटियों को राजा के द्वारा मार दिया गया। तो इतिहास बताता है कि किस तरह से महिलाएं एक अगुआ रही हैं वृक्षों के संरक्षण के लिए, इस पूरे प्रकृति के संरक्षण के लिए, जिसको वो सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं लेती हैं, अपने जीवन का एक अंग मानती है। और जिस तरह से रवि ने एक उदाहरण दिया कि बोलीविया की जनता किस तरीके से संसाधन मान के वृक्षों का संरक्षण नहीं करती है, उनको समानता में देखती है, उनका भी एक अस्तित्व देखती है, उनका भी एक अधिकार देखती है, उसको मदर नेचर के नाम से उनको पुकारती है कि वो एक उनका अपना एक अस्तित्व है। तो महिलाओं को हम देख सकते हैं कि हम जितने भी पीछे जाएं, हमको लगातार ऐसी उदाहरण मिलेंगे जिसमें महिलाएं नेतृत्व में रही हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। दूसरा, जब उपभोक्तावाद की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है आज के समय में कि क्यों नहीं हम उसका संरक्षण उस तरीके से देख पा रहे हैं। बहुत कम कह लें कि नंबर्स में कुछ लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि संरक्षण हो, जिसमें हम पूरे आदिवासी समाज को मान सकते हैं कि जो ये सो कॉल डेवलपमेंट है उसके विपक्ष में वो संरक्षण को लेके खड़ा है, क्योंकि वो आज भी मानता है कि पर्यावरण और जंगल है, पहाड़ है, तो उसका अपना अस्तित्व है। पूरे बॉक्साइट की जो पहाड़ कह लें या कह लें कि चूने पत्थर के जो पहाड़ हैं, कोयले के जो भंडार है जंगलों में, उन सबके संरक्षण में पूरी जो लड़ाई है आप देखेंगे आदिवासी महिलाओं और आदिवासी पूरे समाज के नेतृत्व में की जा रही है। शहरी समाज जो है और कह सकते हैं सरकारें भी अभी तक की, उनको पूरे कॉरपोरेट के एक ऐसे दायरे में है जहाँ पे कॉरपोरेट हावी है, और जहाँ भी कॉरपोरेट हावी है, चाहे वो सरकारों पे चाहे समाज पे, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण की अनदेखी पूरी तरह की जाती है। वहाँ पे उपभोग पहले आ जाता है, लाभ पहले आ जाता है, और लाभ के लिए आप पूरे जंगल को खत्म कर दीजिए, पूरी नदियों को दूषित कर दीजिए, पूरी हवा को प्रदूषण में बदल दीजिए, ये मायने नहीं रखता है उनके लिए। तो आज का जो समाज है समाज जो है वो पूरी तरह से कॉरपोरेट के कब्जे में है, और जब तक कॉरपोरेट हावी रहेगा समाज में, आदिवासियों का नेतृत्व या कह लें कि उसके अगुवाई में ये विचार नहीं रहेगा कि हमारा जंगल या हमारा पर्यावरण साफ रहना चाहिए, हमारी नदियाँ साफ रहनी चाहिए, वहाँ पे ये संकट आता रहेगा। और संकट चाहे हम हीट वेव के रूप में झेलें, वो संकट चाहे हम बेमौसम बरसात, बाढ़ या सूखे के रूप में झेलें, या जो भी नई बीमारियां पनप रही हैं पर्यावरण के दूषित होने से, चाहे उसके रूप में हम झेलें। जी एकता जी, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि पर्यावरण जो वाकई दुनिया की समस्या है और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और उस पर चिंता भी सब लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन उस चिंता के प्रति हम उसके निवारण के लिए जो चीज किया जाना चाहिए,
जिस तल्लीनता के साथ किया जाना चाहिए, जिस बारीकी के साथ किया जाना चाहिए, जिस वैज्ञानिकता के साथ किया जाना चाहिए, वो नहीं करते हैं। और आज की तारीख में हम जिसको दकियानूसी किया करते थे, हमारे पूर्वजों की हम बात करेंगे, वो लोग कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक थे, कहीं ज़्यादा उनकी सोच थी, कहीं ज़्यादा उनकी समझदारी थी। वो लोग जिसको पाप पुण्य से जोड़ कर के करते थे, हमको लगता है कि उनके पुण्य में ही मानव समाज की सृष्टि का हित निहित था। और पाप कह के वो उसको वर्जना के वो किया करते थे कि प्रकृति के लिए हम कोई ऐसा काम न करें कि हमारी मानव सभ्यता और हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण हम हमारा संतुलन बिगड़े। तो ऐसी हालत में आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर आज ही केवल एक दिन नहीं, इसको सतत रोज इसको याद करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पहले रोज सूर्य की उपासना करते थे, रोज लोग ये सूर्य को अर्घ दिया करते थे, अपने जल से अर्घ दिया करते थे, और हम उसके शुद्धता की कोशिश करते थे। वायु शुद्धता के लिए हम लोग पीपल लगाते थे, पाकड़ लगाते थे, महुआ लगाते थे, नीम लगाते थे, आम लगाते थे, और उसकी जगह आज हम सौंदर्य के लिए अपना पेड़ों को लगाते हैं। और ऐसे सारे पेड़ों को हम काट करके वहां हम कंक्रीट का जंगल या तो खड़ा कर रहे हैं, या फिर सर पर सड़कें दौड़ा दे रहे हैं, और उसको कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, हमने बहुत विकास कर दिया। सच माने में इनकी यह विकास हमारी विनाश यात्रा है, और यह विनाश यात्रा रुकनी चाहिए, चाहे जल के क्षेत्र में हो, चाहे वायु के क्षेत्र में हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो रुकनी चाहिए। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे साथ ये रविशेखर जी, एकता शेखर जी रहे। आप लोग इसमें जो सतत आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के प्रयास को उसको सफलता मिले, और हम पूरे दुनिया के पैमाने पर आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हैं, अपने शुभकामनाएं देते हैं। और खास करके निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, यह केवल एक दिन याद करने की चीज नहीं है, यह सतत रोज निरंतर याद करने की चीज है। और अगर उसको दकियानूसी कहेंगे तो हमको फिर उस दौर में हमको चले जाना चाहिए, जिस दौर में हमारे पूर्वज हमारे प्रकृति संरक्षण के लिए अगत प्रयास करते रहते थे, सतत प्रयास करते थे, रोज उपासना करते थे सूर्य की, रोज उपासना करते थे बरगद के पेड़ की, रोज उपासना करते थे नीम का एक चीज का, उसका जड़ से लेकर के, फल से लेकर के, फूल से लेकर के, पत्ती से लेकर के, तन से लेकर के, या जितनी भी ऐसी चीजें हैं। और आज की तारीख में उन चीजों को अगर कोई सजो के रखा है तो हमारे वनवासी लोग सजो के रखे हैं। उनके को हम अपना सतत मैं ये प्रणाम करते हैं उनके प्रयास को, और दुनिया के पैमाने पर उनसे सीख लेकर के हमको प्रकृति संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, विश्व पर्यावरण के बारे में चिंता ही नहीं व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि उसमें अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।